अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? इज द वॉल्यूम एडिक्वेट नाउ? चलें, चलें, ठीक है। ऑलराइट। Very few live participants today. I'll just wait for 2 more minutes. So then we'll start, inshallah. लिंक वही पुराना वाला है, just in case. I've had a request here in the group. So I'll just be using the same old link. चाहे हमारे जितने आगे भी sessions होंगे, तो I'll just be using the same old link. Anyhow, I think आज probably लोग ही कम हैं. चलें, not a problem. I think most of you probably वही बात कि Sunday है and Sunday की वजह से फिर obviously there are a lot of other things to do. तो anyhow चलें start कर लेते हैं. uh, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, Assalamu alaikum everybody again. Today we're going to start with the cbct image analysis portion of the webinar pertaining specifically to cbct. आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह. आज हम कवर करेंगे बेसिकली पैथोलॉजी की डिस्क्रिप्शन एंड पैथोलॉजी के डिस्क्रिप्टर्स के उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे एंड कुछ इस तरह पैथोनोमोनिक साइंस फॉर सम पैथोलॉजीज इफ देयर आर एनी, वो मैं कुछ हाईलाइट करूंगा. और आज हम एयरवे को बेसिकली असेस कैसे करते हैं. तो उसमें एयरवे के असेसमेंट में स्पेसिफिकली मैं फिर सीबीसीटी का एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास. आई डोंट नो व्हिच वन यू गाइस हैव. इतनी कंपनीज हैं, सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन दैट रिगार्ड कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर पढ़ा देता. तो द वन विच आई हैव दैट इज बाय प्लान मेका रोमेक्सिस. तो उस पर मैं आपको एयरवे असेसमेंट दिखा सकता हूँ. एंड इफ इट इज़ नॉट टू लैगी, दैट इज आप लोग मुझे बता दोगे कि भाई इमेज बहुत लेट आ रही है, क्या वो है. तो लेट मी नो अगर इफ द वीडियो इज कमिंग वेरी लेट व्हेन आई एम रनिंग दैट सॉफ्टवेयर. तो जस्ट लेट मी नो, मैं फिर उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं आपको इस तरह इस पे ऑनलाइन दिखाऊं इंशाल्लाह. सो लेट्स गेट टू इट. अच्छा, जब भी आप कोई सीबीसीटी को इंटरप्रेट कर रहे होगे, इसको हम दो पोर्शंस में बेसिकली डिवाइड करते हैं. वन इज द ग्नाथिक पोर्शन या द पोर्शन रिलेटेड टू द जॉज एंड द अदर इज द एक्स्ट्रा ग्नाथिक पोर्शन, मीनिंग अदर टिश्यूज जो आप सीबीसीटी पे देखते हो एंड दोज दैट यू कैन एनालाइज एज वेल, लाइक योर साइनसेस हैं, वर्टिब्रा हैं, एयरवेज वगैरह हैं, ये चीजें. ठीक है. तो सिंस ऑब्वियसली वी आर डेंटिस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो
वी शुड स्टार्ट विद द ग्नाथिक पोर्शन कि ग्नाथिक पोर्शन में हमें क्या क्या देखना होता है। तो इसमें ऑब्वियसली यू लुक एट मैक्सिलरी टीथ एंड मैक्सिलरी बोन। आप मैक्सिलरी साइनस को देखोगे, मैंडिबुलर टीथ है और मैंडिबुलर बोन को देखोगे, एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को देखोगे। तो ये आपके सारे ग्नाथिक जो हैं वो दीज आर योर ग्नाथिक एरियाज व्हिच यू नीड टू फोकस ऑन एंड सी इफ यू कैन फाइंड एनी फाइंडिंग्स ओवर देयर, या कोई एबनॉर्मेलिटी आप यहाँ डिटेक्ट करते हो या नहीं करते हो। What are the extragnathic ones? वो आपके nose और paranasal sinuses आ जाते हैं, meaning sinuses other than your maxillary sinus, ethmoids, sphenoids जो हैं ये आपके उसमें आ जाते हैं। ठीक है, nose हो गया। फिर soft tissues of the neck, although it's not a very reliable tool for that, but still कुछ ना कुछ आप उसमें assessment neck की कर सकते हो, especially with regards to the airway। cervical spine आपकी होगी, and again airway in itself। ठीक है, तो सीक्वेंस यूजुअली हमारा ये होता है उसमें, एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास केस क्या आया हुआ है। अब आपके पास एक अगर क्या कहते हैं इम्प्लांट प्लानिंग के लिए अगर आपके पास एक केस आया हुआ है, तो उसमें अगर आप ग्नाथिक इंटरप्रिटेशन कर रहे होगे वो तो चलें ठीक है, इट मेक्स सेंस, एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ग्नाथिक विल आल्सो मेक सेंस। बट उसमें सॉफ्ट टिश्यू को एनालाइज करना, सर्वाइकल स्पाइन को एनालाइज करना, एयरवे को एनालाइज करना, दैट यूजुअली डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हर एक केस में नहीं करनी पड़ती, उस केस के पर्टेनिंग आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ट्रॉमा का केस, ट्रॉमा के केस में फिर ये सारी एक्स्ट्रा ग्नाथिक चीजों को असेस करना भी इट मेक्स सेंस। ठीक है, but again this is something you have to decide on a case to case basis। now I'm sure looking for an abnormality जिस तरह होती है कि भाई एक चीज को जैसे आपने फाइनल ईयर में, आई एम श्योर आप में से जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपने आईएमएम के लिए या पार्ट 2 के लिए भी ये पढ़ा होगा कि भाई ओपीजी पे या किसी सीटी पे एक एक्सरे या कोई एबनॉर्मेलिटी को किस तरह वो करना है, डिटेक्ट करना है। तो ये थोड़ी बहुत शायद आप लोगों के लिए जरा रिविजन होगी, बट इट्स नेवर अ बैड थिंग टू रिवाइज। तो एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए क्या क्या हम करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई नॉर्मल टिश्यू या नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उनकी नॉर्मल अपीयरेंस में कुछ फर्क आया है या नहीं आया। ठीक है, तो फर्स्ट क्लू दैट वी लुक फॉर इज अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल टिश्यूज। द सेकंड दैट वी डू इज लुक फॉर चेंजेस इन बोन डेंसिटी। ठीक है, कहीं एरिया पे बोन डेंस होनी चाहिए थी, वहाँ अब आपको हाइपोडेंसिटी नजर आ रही है, तो दैट कुड बी a clue कि यार यहाँ कुछ डिफरेंट है या मे बी यहाँ कोई पैथोलॉजी है। And the third one, which is something you should use very routinely, because sometimes changes are very minute और आपको पता नहीं लगता कि भाई यहाँ बाकी भी पैथोलॉजी है या नहीं है। तो you always confirm it by looking at that structure bilaterally। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों को कंपेयर करो, देखो दोनों में कोई चेंज है या सिर्फ एक में चेंज नजर आ रही है। सो जिस साइड पे ऑब्वियसली आपको चेंज नजर आ रही होगी तो दैट प्रॉब्ली माइट कंटेन अ पैथोलॉजी। तो फिर उसकी लोकेशन डिटरमिन करो। लोकेशन की डिटर्मिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि बेसिकली जो भी पैथोलॉजी आप देखोगे, स्पेशली हम एज मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स एंड डेंटिस्ट, कि वो लीजन जहाँ पे भी आपको नजर आए मैक्सिला मैंडिबल में, तो उसका यूजली डोमेस्टिक ग्रोथ पैटर्न होता है, मतलब इट अराइजेस फ्रॉम दीज टिश्यूज इन इटसेल्फ। लाइक कोई सिस्ट है तो रेडिकुलर सिस्ट है तो वो यूजली टीथ से ही अराइज करती है, मतलब यही सराउंडिंग टिश्यूज उन्हीं से ही अराइज कर रही है। The only exception for this rule is a metabolic disorder like hyperparathyroidism है, वहाँ issue कहाँ है, issue is in the parathyroid gland, तो that is far away from your क्या कहते हैं gnathic area। तो in that case यहाँ जो आपका domestic growth pattern वाला rule apply नहीं करेगा। ठीक है, एंड द सेकंड एक्सेप्शन टू दिस रूल इज अ मेटास्टेसिस। ठीक है, ब्रेस्ट सीए है, लंग सीए है, वो अक्सर लिम्फोमास हैं, ल्यूकीमियाज हैं, तो वो ऑब्वियसली दे डोंट दे थ्रो देयर मेट्स टू द मैंडिबल और द पोस्टीरियर मैक्सिला, एंड ये जो इसके जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो बेसिकली दे आर नॉट नेटिव टू दिस रीजन। ठीक है, तो इन दिस केस अगेन योर डोमेस्टिक ग्रोथ पैटर्न वाला रूल डज नॉट अप्लाई, बट इन मोस्ट केसेस आपका जो पैथोलॉजी जो आपको नजर आ रही होगी वो उन्हीं सराउंडिंग स्ट्रक्चर से ही अराइज उसने किया होगा।
अगर टूथ बेयरिंग पोर्शन में आपको कोई पैथोलॉजी नजर आ रही है तो इट इज प्रॉब्ली ओडोंटोजेनिक इन ऑरिजिन, ठीक है। एंड इफ इट इज अ नॉन टूथ बेयरिंग पोर्शन तो इट इज प्रॉब्ली नॉन ओडोंटोजेनिक इन ऑरिजिन. So in such cases, locating the epicenter is would probably give you a clue कि ये lesion basically arise कहाँ से हुई है. Now in this picture, you will probably be able to appreciate that we are probably looking at a huge dentagerous cyst, because you can see an impacted canine which is lying at the floor of the mandible. ठीक है. तो इस चीज में आप ये भी अप्रिशिएट कर पाओगे कि जब आपसे कोई ओपीजी या उसकी डिस्क्रिप्शन मांगी जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि भाई रफली साइज बताओ कि ये पैथोलॉजी की क्या डायमेंशंस हैं. तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ रूलर एट हैंड एंड आपकी एस्टिमेशन कितनी अच्छी होगी. तो इन सीबीसीटी आपके पास एक वो होता है, टूल होता है कि आप मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सुपीरियर इंफीरियरली एंड बकोलिंगुअली और मीजोडिस्टली आप मेजर करके बता सकते हो. जैसे ये दो लाइंस आपको इस पे ड्रॉ हुई हुई नजर आ रही है. So this is an option that you will have in most of your CBCT softwares, and आप में से जितनों ने भी implant planning की होगी on CBCT software, तो they will be familiar with how to take such measurements. तो अगर आप ये देख लो कि इन दो एरियाज में ये जो लाइंस जहाँ एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं, दैट इज रफली द सेंटर ऑफ दिस लीजन. ठीक है. तो अगर आप सेंटर, इसलिए मैं कहता कि व्हाई डू वी लुक फॉर द एपिसेंटर ऑफ दिस लीजन. तो अगर आप सेंटर इसका देखोगे तो सेंटर इसका प्रॉब्ली इट इज अराइजिंग, इट इज समवेयर इन द मैंडिबुलर एल्वेओलस रीजन, मतलब टूथ कंटेनिंग पोर्शन में बेसिकली इसका एपिसेंटर मौजूद पड़ रहा है. So it probably means कि since it's located, इसका epicenter जो था वो एक tooth bearing portion में located था, so it is probably an odontogenic pathology that you are looking at. ठीक है. So that is the reason why we look for the epicenter. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फहद, ये प्लीज बता देंगे पीछे वाली स्लाइड में, एक सेकंड प्लीज करिएगा. जी जी. डॉक्टर ये हम कैसे बता सकते हैं whether it's an anterior mandible or a posterior mandible here? इसमें सिर्फ बाय लुकिंग एट द टीथ, अगर आप यहाँ देखें आपको यहाँ एक केनाइन जो है वो बिल्कुल इंफीरियर पोर्शन पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है. ठीक है. वन क्लू इज दिस. ठीक है. दूसरा क्लू, अगर आप इफ यू स्टिल, अब ये भी हो सकता है कि पैथोलॉजी ने इसको पुश किया हो समवेयर, तो इफ यू स्टिल वांट टू कंफर्म, आप ऊपर मैक्सिला में टीथ देख लो. यहाँ आपको आपके कौन सा दांत नजर आ रहा है? नहीं, bicuspid लग रहा है, but I think it's a canine again. इट इज प्रॉब्ली अ केनाइन. ठीक है. तो दिस इज अ क्लू कि प्रॉब्ली आप एंटीरियर रीजन को ही देख रहे हो. इसके अलावा इफ यू हैव अनदर लुक, इस साइड पे मैंडिबल पे भी आपको यहाँ एक और दांत नजर आएगा. व्हाट व्हिच डू यू थिंक दिस? जी ये भी कोई lateral incisor I think. Lateral, I would say probably Or no bicuspid. bicuspid होगा, शायद canine होगा. So you're probably looking at a lesion in the anterior mandible में आप देख रहे हो. And again, अच्छा, इसके टूथ के एडजेसेंट डॉक्टर फहद, ये एक्चुअली ये बल जो है लेफ्ट पे थोड़ा सा हाँ, ये जो है राइट. this is probably नो the नो right नो, side canine, और इसके ये बराबर, इसके बराबर और ऊपर आइए प्लीज. ये जो जी, ये जो कॉन्डाल जैसा है, ये ये एग्जैक्टली, ये ये तो क्या लिप है. क्या है? लिप है. ये लिप का शैडो है. ओके ओके, बस सही, ठीक है. ठीक है. अच्छा. तो एनी हाउ, अच्छा, तो फिर हम जाएंगे कि भाई लेट्स ट्राई टू डिटरमिन एंड डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ द पैथोलॉजी दैट यू आर सीइंग. तो अगेन सिमिलर टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, जैसे आप ओपीजीज या बाकी आप में से जिन्होंने मेरे साथ सीटी और एमआरआई वाला वेबिनार अटेंड किया था, कि वी लुक फॉर द डिग्री ऑफ एटेनुएशन. ठीक है. शेप देखेंगे लीजन की, उस लीजन की जो बॉर्डर्स हैं वो देखेंगे. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मतलब ये एक ही लीजन है या ये मल्टीपल लीजन्स हैं. शेप देखेंगे, इंटरनल आर्किटेक्चर देखेंगे कि वो होमोजेनस है या इज इट हेट्रोजेनस, अंदर कोई कैल्सिफिकेशंस हैं, कोई ट्रेब्यूकली हैं, सेप्टे हैं, क्या चीज़ हैं. ठीक है. एंड ऑब्वियसली वो भी हम देखेंगे कि सराउंडिंग टिश्यू का उसके अराउंड क्या रिस्पॉन्स हुआ है. ठीक है.
नाउ फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि हम एटेन्युएशन देखेंगे, तो इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर आई गेव ऑन सीबीसीटी, तो मैंने आपको कहा था कि सीबीसीटी में वी डोंट यूटिलाइज हाउंसफील्ड यूनिट्स, हम ग्रे स्केल रीडिंग इस्तेमाल करते हैं, एंड रीजंस मैंने आपको बताए हुए थे। तो ग्रे स्केल जो है वैल्यू है, ये भी आपको बेसिकली एटेन्युएशन बता रही है कि कितना एटेन्युएट हुआ हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल दैट आई एम शेयरिंग। इसमें आप देखोगे कि सेवरल डिफरेंट पैथोलॉजी, स्पेसिफिकली सिस्ट जो हैं, तो उनकी एवरेज आपको ग्रे स्केल वैल्यू बताई हुई है। एंड ये ऑप्शन आपके पास आपके सीवीसीटी सॉफ्टवेयर में होता है कि वो आपको ग्रे स्केल रीडिंग उस एरिया की बता के दे। तो एज यू कैन सी आपके सिस्ट जो हैं रफली दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1300, 1500, 1300, 1400 ग्रे स्केल रीडिंग्स तक मैक्सिमम इनका जो है वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको किसी चीज के साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल बी एबल टू टेल मी के व्हाट यू आर लुकिंग एट, क्या वो सिस्ट है या क्या वो ट्यूमर है। तो आई फाउंड अनदर आर्टिकल जो पोलिश जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी में छपा था, एंड इसमें अगर आप कंपेयर करो, ऊपर आपके पास अगेन यू आर लुकिंग एट सम सेवरल सिस्ट्स, एंड उसमें जो एवरेज ग्रे स्केल वैल्यू है वो कोई 1200 एंड 1100 ग्रे स्केल यूनिट्स तक आ रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है। बट ये जो टेबल 4 है, अगर इसको आप देखो, इसमें उन्होंने काफी पैथोलॉजीज को आपस में कंपेयर किया हुआ है, एंड दीज पैथोलॉजीज इनकी जो एवरेज ग्रे स्केल वैल्यूज हैं वो 1300, 1700, 1400, अगेन 1300, और नंटोम की जो है वो 2100 तक गई हुई है। सो द डिग्री ऑफ अटेन्युएशन ऑफ ट्यूमर्स इज मोर एज कंपेयर टू सिस्ट। ठीक है, एंड उसका रीजन तो आई थिंक इज फेयरली ऑब्वियस। सिस्ट्स आर मोस्टली फ्लूइड कंटेनिंग पैथोलॉजीज, तो फ्लूइड जो है वो एक्सरे बीम को इतना अटेन्युएट नहीं करता। आपकी जो ट्यूमर्स हैं दे आर कंप्राइज्ड ऑफ सॉलिड सेल्स, तो सॉलिड सेल्स आर एबल टू अटेन्युएट द एक्सरे बीम्स फार मोर। ठीक है, सो बेस्ड ऑन ग्रे स्केल वैल्यूज भी आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि आर यू लुकिंग एट अ सिस्ट और आर यू लुकिंग एट अ ट्यूमर। ठीक है, तो यहाँ आपको टेबल 5 में ये नीचे एक टेबल भी मिल जाएगा। यहाँ देखें सिस्ट की जो एवरेज ग्रे स्केल वैल्यू है वो 1200 तक आती है, एंड ट्यूमर की जो है वो तकरीबन 1600 ग्रे स्केल यूनिट्स तक जाती है। सो दिस इज अ हेल्पफुल इंडिकेटर इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिस्ट्स एंड ट्यूमर्स। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़ा लेट्स मेक इट अ बिट इंटरैक्टिव, ताकि आप लोग भी जरा इसमें इन्वॉल्व हो। आई थिंक दैट इज रियली बेटर फॉर एवरीबॉडी। अगर आपके पास एटेन्युएशन के बेस पे हम बात करें, एक तो मैंने आपको ग्रे स्केल वैल्यूज बता दी, एक हम जेनेरिक टर्म्स यूज करते हैं, हाई एटेन्युएशन हुई है, लो एटेन्युएशन हुई है, मिक्स्ड हुई है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि हाई एटेन्युएशन की क्या सिग्निफिकेंस है, लो की क्या सिग्निफिकेंस है, मिक्स्ड की क्या सिग्निफिकेंस है? कोई चैट बॉक्स में बता दें, या कोई अपने आप को अनम्यूट करके बता दे। खैर, अच्छा, एक क्वेश्चन है, आई विल आंसर दिस व्हाइल यू पॉन्डर ओवर द आंसर, कि आर वी गिवन दीज ग्रे स्केल नंबर्स विद सीबीसीटी? सीबीसीटी के सॉफ्टवेयर में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप उस एरिया में वो देख लो कि इस स्पेसिफिक एरिया में आपका ग्रे स्केल वैल्यू क्या है। तो इन दैट रिगार्ड यस, यू आर गिवन दोज ग्रे स्केल नंबर्स विद द सीबीसीटी। एक तो ठीक है, मैंने पहले से बता दिया था कि आपको सिस्टेंट ट्यूमर में डिफरेंशिएशन हो जाती है। अच्छा, हाई आपकी बोन, कार्टिलेज या मिनरलाइज टिश्यू की होगी, लो जो है फ्लूइड या कनेक्टिव टिश्यू की होगी। ठीक है, व्हाट अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, आपके ख्याल में उसमें कुछ फर्क होगा? एनीबॉडी? अच्छा, चलें, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर इस पे खैर एंड में कंबाइंड बात वो कर लेंगे कि मैलिग्नेंट की। अच्छा, एक और सजेशन आई हुई है कि मैलिग्नेंट की एटेन्युएशन में भी हाई होगी। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट बॉर्डर्स? वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं
या indistinct ill defined borders हैं उसकी की क्या significance होगी if you see that on a cbct, या एक high attenuating rim है या sclerosis है, what will that show you in terms of borders? Maybe it's a wrong answer. High malignancy and mixed, benign की low होगी. अच्छा, ठीक है, worth considering. Benign के distinct borders होंगे, डॉक्टर कुर्तलैन कह रही हैं, ठीक है. Anything else? Malignant के ill defined होंगे, ठीक है. चलें, let's see कि इसकी significance क्या है. आपकी जो हाई एटेन्यूएशन वाले होते हैं वो यूजली आपके जनरली स्पीकिंग नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, बट स्लो ग्रोइंग जो ट्यूमर्स होते हैं, जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, दे कैन बी हाई एटेन्यूएशन वंस, बट अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. आपके कुछ ट्यूमर्स हैं लाइक ऑस्टियोसार्कोमा है, कॉन्ड्रोसार्कोमा है, माइलोमास वगैरह हैं, दे आर वेरी फास्ट ग्रोइंग एंड दे आर मेलिग्नेंट, और वो भी काफी हाई एटेन्यूएशन करते हैं. ठीक है. लो एटेन्यूएशन वाले जो हैं वो यूजुअली लोकली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मे बी फास्ट और स्लो ग्रोइंग, एंड मिक्स्ड वाले भी अगेन दे कैन बी स्लो ग्रोइंग एंड बिनाइन, बट अगेन दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट. ठीक है. बाकी आपने जो वेल डिफाइंड की बात की कि वेल डिफाइंड बॉर्डर्स अगेन यूजुअली स्लो ग्रोइंग लीजन्स के होते हैं. ठीक है. हाई एटेन्यूएटिंग रिम जो है इट मींस के आपके पास जो कैप्सूल है सराउंडिंग द लीजन वो इंटैक्ट है एंड इट इज probably a slow growing tumor. अगर sclerosis है तो border की sclerosis है तो it means it's probably benign, it is very slow growing, or the body is trying to form bone where it has lost the bone. ठीक है. तो peripheral reactive bone formation होगी. Indistinct ill defined borders will suggest an aggressive inflammatory process or malignancy. ठीक है. तो I think mashallah most of you got that portion right. ठीक है. तो यस, हाई एटेन्यूएशन अगेन इल डिफाइंड बॉर्डर्स उसमें वो हो सकते हैं. ठीक है. तो ऑलराइट. अच्छा, अभी उस पे आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि एसोसिएशन जो है, लेट सपोज आपकी जो लीजन है वो पेरिकोरोनल या एल्वियोलर रीजन में है, तो व्हाट डज दैट शो यू? इंट्राऑस्टियस अगर है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, एक्स्ट्राऑस्टियस है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, मैक्सिला मैंडिबल में है, रेमस में है, उसकी क्या होगी, नंबर अगर सिंगल है मल्टीपल है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी? जी, एनीबॉडी? नहीं, कुरुतुलैम से इस तरह है कि दीज आर जस्ट सजेस्टिव फीचर्स. ठीक है. ये आपके कंफर्मेटरी साइंस नहीं है कि आप कहो कि ये चीज शायद बिनाइन है या मलिग्नेंट है. वी कैन ओनली स्पेकुलेट. आप, आई डोंट नो अगर आपने कभी कोई सीटी रिपोर्ट या एमआरआई रिपोर्ट देखी हो, लेकिन उस इवन अगर कोई बायोप्सी रिपोर्ट आपने देखी हो, उस पर हमेशा लिखा होता है क्लिनिकल कोरिलेशन इज रिकमेंडेड या एडवाइज्ड. ठीक है. तो एक्सरेज पे वी कैन ओनली सजेस्ट. एक्सरे पे वी कैन, आई वुड से नेवर कंफर्म कि व्हाट वी आर लुकिंग एट इज बेनाइन या मेलिग्नेंट. तो दोनों को हमेशा कंबाइन करना होता है. ठीक है ना. सो यू कांट readily say कि हाँ ये benign है because of this that I'm seeing, and this is malignant because of so and so reason. ठीक है ना. We can only suggest, we can speculate at best. अच्छा जी, anybody regarding distribution, कोई distribution के बारे में कुछ बताना पसंद करेगा? Extraosseous relatively less aggressive than intraosseous. ठीक है. Anything else? लोकेशन अगर सिंगल या मल्टीपल हो, या अगर पेरिकोरोनल हो, एल्वियोलर हो, उसकी कोई सिग्निफिकेंस? आई नो आज जरा मेंबर्स कम है, बट फिर मुझे लग रहा है कि आई हैव टू, आपको बारी बारी मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट, ताकि आप सब सीख सको. ठीक है. मल्टीपल कैन बी मेट्स, सिंगल जो है इट कैन बी बेनाइन. अच्छा, ठीक है. चलो लेट्स सी के इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं. लाइक आई सेड, लोकेशन वाइज आप सजेस्ट करोगे कि व्हाट आर यू, जो आप देख रहे हो उसका ओरिजिन क्या है. इफ इट इज पेरिकोरोनल एल्वियोलर है तो इट मींस इट्स प्रॉब्ली ओडोंटोजेनिक इन ओरिजिन.
इंट्राओशियस अगर है, स्पेसिफिकली रैमस रीजन है या डेंटेट एरिया है या नॉन डेंटेट एरिया है, तो वहाँ हो सकता है कि आपकी ओडोंटोजेनिक या नॉन ओडोंटोजेनिक ऑरिजिन हो। और एक्स्ट्राओशियस अगर है, जैसे डॉक्टर सागवा ने कहा, हो सकता है कि इट्स पॉसिबली अ सॉफ्ट टिश्यू एंटिटी, एंड सॉफ्ट टिश्यू एंटिटी कुड बी बिनाइन भी हो सकती है, नॉट नेसेसरीली हमेशा, इट कैन बी मेलिग्नेंट एज वेल, लेकिन वो ज़्यादा आपको ऑरिजिन की तरफ पुश करी कि ऑरिजिन प्रॉब्ली इसका सॉफ्ट टिश्यू में से है। तो लोकेशन वाइज मैक्सिला में आप फिर इन एडिशन टू odontogenic tumors you also have to consider the proximity of the maxillary sinus के probably कोई sinus pathology है जो invade कर रही है into the maxilla, specifically in the posterior region, तो वो भी आपकी differential diagnosis में include होना चाहिए। मैंडिबल है, अगर रेमस पोर्शन है, तो यहाँ सिंस इट्स अ नॉन डेंटेट एरिया, तो यू विल नॉट come across odontogenic epithelium in this portion, तो probably odontogenic lesions जो हैं वो uncommon होंगी in this portion। तो एंड स्पेसिफिकली अगर इफ यू वांट टू यूज द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एज सॉर्ट ऑफ अ कट ऑफ पॉइंट कि भाई यहाँ से आगे मुझे मिलेगी और यहाँ से आगे मुझे ओडोंटोजेनिक पैथोलॉजी नहीं मिलेगी, तो मैंडिबुलर कनाल जो है इसके ऊपर जितना एरिया है इसमें प्रॉब्ली आपको ओडोंटोजेनिक पैथोलॉजी मिल जाएगी, बट बिलो दैट इट इज प्रॉब्ली नॉन ओडोंटोजेनिक इन ऑरिजिन। ठीक है। फिर जैसे आप लोगों ने सिंगल साइट और उसके बारे में कहा कि अ सिंगल साइट कैन स्पेसिफाई टू या पॉइंट टुवर्ड्स अ लोकलाइज्ड डिजीज प्रोसेस है, और अगर मल्टीपल आपको वो मिल रही हैं, पैथोलॉजीज मिल रही हैं, तो इट कैन रिगार्डलेस कि वो लूसेंट है या ओपेक है, तो या तो इट्स प्रॉब्ली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि यहाँ शायद कोई कंजेनिटल या सिस्टेमिक इटियोलॉजी जो है वो इन प्ले है। तो पॉलीऑस्टोटिक का लफ्ज इन्होंने यहाँ यूज किया हुआ है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेजिया या फाइब्रोसिस लीजन्स, तो वो मल्टीपल लीजन्स होती हैं, तो दे कैन अफेक्ट मोर देन वन बोन, तो देन यू वुड सस्पेक्ट के क्या कहते हैं यहाँ द लीजन या द पैथोलॉजी यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट डोमेस्टिक इन ओरिजिन। ठीक है। तो अच्छा, एक यहाँ एक एटेनुएशन की मुझे लग रहा है कि शायद लोगों को समझ नहीं आ रही। आई जस्ट एक्सप्लेन एटेनुएशन अगेन। कि एटेनुएशन ये है कि एक्सरे की जो बीम है वो कितनी वीक हो रही है, बेसिकली दैट इज व्हाट वी कॉल एज एटेनुएशन। तो आपकी बोन जो होती है ना, वो एक्सरे बीम को बहुत ज़्यादा वीकन कर देती है, बिकॉज बोन इज़ अ वेरी हार्ड डेंस स्ट्रक्चर, तो ज़्यादा एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो तो ज़्यादातर एक्सरे बीम को अगर वो एब्जॉर्ब कर देगा, तो जो आपके सीबीसीटी मशीन की डिटेक्टर है उस तक एक्सरे बीम की जो फोर्स पहुंचेगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है। सो बोन जो है आपकी वो ज़्यादा एक्सरे को एटेनुएट करेगी, बाकी जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा एक्सरे को एटेनुएट नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट दैट हार्ड, दे आर नॉट दैट डेंस। ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं भाई ये लो एटेनुएशन जो है वो लो एटेनुएटिंग टिश्यूज़ हैं उसके। ठीक है। सो आई होप एटेनुएशन जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है। अच्छा, चलें, अब ज़रा शेप की तरफ आ जाते हैं। शेप में व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिलॉक्यूलर है या मल्टीलॉक्यूलर है, और लॉक्यूलर में भी अक्सर आपने स्पेशली जो हमारे पास यहाँ सर्जरी वाले रेजिडेंट्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं कि लार्ज लॉक्यूल्स जो है उसको हम अक्सर सोप बबल का नाम देते हैं, जो स्मॉलर लॉक्यूल्स हैं उसको हम हनी कोम अपीयरेंस देते हैं। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? फिर आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर जो है डेंसिटी के लिहाज से कि वो यूनिफॉर्मली हाइपोडेंस है, हाइपरडेंस है, होमोजेनस है, कोई ओपेसिफिकेशंस हैं इसमें, और फिर इसमें जो ट्रेबिकुलर पैटर्न है, तो कैन एनीबॉडी रिमार्क ऑन एनी ऑफ दीज आइटम्स कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस होगी? सबसे पहले वाले से स्टार्ट कर लें। खैर, यूनिलॉक्यूलर अगर है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, इसके ऊपर क्या कमेंट फिर आपके जहन में आता है?
अच्छा, यूनिसिस्ट मल्टी अमीलोब्लास्टोमा, ठीक है। इट विल हेल्प अस डायग्नोज यूनिलोक्यूलर लीजन, ओके, ठीक है। मतलब आपके जहन में फिर प्रॉब्ली पैथोलॉजीज जो है वो डिफरेंट आएगी इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग व्हिच इज मल्टीलॉक्यूलर, और अगर यूनिलॉक्यूलर होगा तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट पैथोलॉजीज जहन में आएंगी, ठीक है। सिस्डेंटिटिस है या यूनिसिस्टिक यूनी अमीलोब्लास्टोमा है, ठीक है, गुड इनफ। अच्छा, व्हाट अबाउट मल्टीलॉक्युलरिटी, सॉरी मल्टीलॉक्युलरिटी किसी ने बता दी है, हाँ मल्टीलॉक्युलरिटी बता दी है। व्हाट अबाउट द इंटरनल आर्किटेक्चर, इससे आपके ख्याल में क्या वो होगा? डॉक्टर साकबा ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि यूनिलॉक्युलर लीजन्स जो हैं दोज आर रिलेटिवली इजियर टू ट्रीट देन योर मल्टीलॉक्युलर lesions. A very good technical point with regards to surgical treatment. अच्छा, व्हाट अबाउट इंटरनल आर्किटेक्चर, इनके ये जो यहाँ इन्होंने डिस्क्रिप्टर्स ऐड किए हैं उसके साथ, लाइक कैल्सिफिकेशन, सेप्टे, रेसिडुअल बोन, ग्राउंड ग्लास, कॉटन वूल, स्टेप लैडर, इसके ऊपर कोई कमेंट करना पसंद करेगा? हाई डेंसिटी कुड बी मिनरलाइज्ड टिश्यू, ठीक है, मतलब ऑल राइट, एवरी फाइंडिंग विल अल्टीमेटली अफेक्ट आवर ट्रीटमेंट प्लान। आई वुड डेफिनेटली एग्री कि बेसिकली आपका वही इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रेज होगा कि आप बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ पैथोलॉजी यू आर लुकिंग फॉर। कैल्सिफिकेशन इज एन अलार्म बेल फॉर मोस्ट मेलिग्नेंसी, हाँ, बट व्हाट अबाउट अगर वो किसी बनाइन लीजन में आपको कैल्सिफिकेशन मिले, तो लाइक आपको ओडोंटोज में भी तो कैल्सिफिकेशन मिलती है, एंड सीओटी हो गया उसमें भी आपको कैल्सिफिकेशन मिलती है। वेरी गुड पॉइंट डॉक्टर महमूना, स्टेप लैडर आपको मेक्सोमाज में देखने को मिलता है, ठीक, कॉटन वूल आपको पेजेस डिजीज में मिलता है, ठीक है, और ग्राउंड ग्लास ऑरेंज पील फाइब्रस डिस्पेजिया में अपीयरेंस होती है, वेरी नाइस। चलें इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या पॉइंट्स जो हैं वो रेज हो रहे हैं। यूनिलॉक्यूलर अगर आपके पास होगा तो इट्स द मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, और ये यूजली आपको सिस्ट या इन्फेक्शियस प्रोसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपके पास मल्टीलॉक्युलरिटी है तो इट सजेस्ट मे बी अ स्लो ग्रोइंग एंड प्रॉब्ली अ बिनाइन न्यूप्लाज्म, ठीक है। तो वही बात, सिस्ट यूनिलॉक्युलर आप ज्यादा सिस्ट की तरफ सोचोगे, मल्टीलॉक्युलर आपकी आपका जहन ज्यादा न्यू ट्यूमर्स की तरफ चला जाएगा। अच्छा, डेंसिटी के रिगार्ड्स में जैसे डॉक्टर पता नहीं किसने कहा था यहाँ के, इफ यू हैव मिनरलाइज्ड टिश्यू डेंसिटी है तो यू प्रॉब्ली मे बी थिंक मोर इन टर्म्स ऑफ बेनाइन वो, बट अनदर थिंग दैट यू कैन थिंक इज अगर एक होमोजेनस हाइपोडेंसिटी है, तो वो यूजली आपके ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स में भी देखने को मिलती है, नॉन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स में भी देखने को मिलती है, सूडोसिस्ट्स में भी देखने को मिलती है। तो homogeneous hypodensity is not something very specific. अब आपके पास अगर नॉन होमोजेनस आ गई है तो इसमें अगर कैल्सिफिकेशंस आपको नजर आ रही हैं तो इसमें स्पेसिफिकली अगर वो पेरिकोरोनल है तो यू विल प्रॉब्ली थिंक अबाउट एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है वो हो गया, या सीओटी जो है वो हो गया, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है अब आपके पास अगर सेप्टे आ गए हैं तो सेप्टे की अरेंजमेंट जो है वो भी समटाइम्स आपको थोड़ा गाइड कर सकती है कि व्हाट यू आर लुकिंग एट। अब कुछ बुक्स कहती हैं कि ऐसे लीजन जिसमें आपको सेप्टे एट राइट एंगल्स मिले हैं टू वन एंड अदर, तो ये आपको यूजली सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर सेप्टे जो है वो आपको लॉन्ग और थिन से मिल रहे हैं तो ये आपको ये भी सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा में भी देखने को मिलता है, ये आपको हीमेंजियोमस में भी जो है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेप्टे जिनकी विड्थ इंक्रीज हो रही है तो वो आपको यूजली वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस में देखने को मिलता है, ठीक है। सो द एंगुलेशन, द विड्थ एंड द शेप ऑफ द सेप्टी जो है वो कैन ऑल्सो गाइड यू टूवर्ड्स डिफरेंट पैथोलॉजीज।
Acha, I think we have less than a minute left, so I won't continue anymore. And let's just wait for this to end, and then I'll pick it up from right here. We will start with residual bone here. Okay? So let's just wait for this to finish.